नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू आईक्यू हिंदी। इग्नू आईक्यू हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप जान रहे हैं कि हम बीपीएससी 101 को अभी कवर कर रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में जो है मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा था, यानी यूनिट 4 इकाई 4। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 रूढ़िवादी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों रूढ़िवादी इकाई 5 बीपीएससी 101। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं रूढ़िवाद के बारे में। तो रूढ़िवाद को जानने से पहले, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं सरल शब्दों में कि रूढ़िवाद या रूढ़िवादी है क्या। देखिए, रूढ़िवाद और रूढ़िवादी है क्या। रूढ़िवाद का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे घर में दादा दादी पुराने ख्यालात के होते हैं ना, पुराने ज़माने के, कि जो नियम चलती आ रही है उसे चलने दो, उसमें कोई बदलाव नहीं करो। अगर बदलाव करनी भी हो तो थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं, अधिक बदलाव मत करो। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सिस्टम को आप चेंज कर दो, पूरे के पूरे पद्धति प्रणाली को आप चेंज कर दो। उसे कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, यानी वैसा व्यक्ति, वैसा सोच, वैसी विचारधारा जो ये कहता है कि पुरानी जो आपकी सभ्यता है, पुरानी जो संस्कृति है, जो नियम है, जो अवधारणाएं हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। अगर आप उसमें बदलाव करना भी चाहें तो सबको नहीं बदल सकते, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को आप बदल सकते हैं। यही सोच कहलाती है रूढ़िवाद सोच, और इस सोच को मानने वाले कहलाते हैं रूढ़िवादी। अगर मैं इस सोच को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो नियम है वो नियम बदला जाना नहीं चाहिए, जो नियम पहले से चला आ रहा है वही नियम अब भी चलती रहे, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं रूढ़िवादी कहलाऊंगा। कि मैं रूढ़िवाद का समर्थक हूँ तो मैं एक रूढ़िवादी हूँ। और अमूमन हमारे जो पहले ज़माने के जो लोग थे पुराने ख्यालात के, वो ऑलमोस्ट जो है हम कहेंगे वो रूढ़िवादी ही थे। उनका ये मानना था कि पुराने चीज़ों को जो है बदला नहीं जाना चाहिए। अगर आप उनमें बदलाव भी करें तो थोड़ी बहुत आप बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम को, पूरे नियम को ही आप जो है बदल कर रख दिए। अब मैं क्या आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बलि प्रथा की। अब बलि प्रथा का दोस्तों देश में आज थोड़ा बहुत विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि जो नियम चलती आ रही है सदियों से, उस नियम का बदला जाना सही नहीं है। तो वैसे ही विचारधारा वाले लोगों को या वैसे ही विचार को हम रूढ़िवाद या रूढ़िवादी कहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी विचारक सातो ब्रायांद ने 1818 में इस शब्द को गढ़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम द कंजर्वेटर रखा था। और इसीलिए मतलब रूढ़िवाद का जो इंग्लिश ये है मीनिंग है, ठीक है, वो कंजर्वेटिज्म है। तो इसीलिए जो है उसको रूढ़िवाद का जो है वो नाम दिया गया। यानी रूढ़िवाद शब्द का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक सातो ब्रायांद ने किया था। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे रूढ़िवाद शब्द के अनगिनत व्यवहार। देखिए, अनगिनत व्यवहार का मतलब ये होता है कि कोई अगर चीज़ है, अगर फ़ोन है, आपका मोबाइल है, तो मोबाइल को आप किन किन चीज़ों में व्यवहार कर सकते हैं? फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, व्हाट्सअप चलाने में, कॉल करने में, नेट चलाने में। तो उसी प्रकार रूढ़िवाद शब्द जो है उसका जो व्यवहार, उसका जो यूज़ है, हमने कहाँ कहाँ किया, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, रूढ़िवाद शब्द का जो अनगिनत व्यवहार स्टार्ट हुआ, वह स्टार्ट हुआ 1750 से लेकर 1850 के बीच में। ये शब्द जो है ना आदमी के पास आना स्टार्ट हुआ, लोगों के पास ये विचार पहुंचना जो है वो शुरू हो गया था कि रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद ये है, रूढ़िवाद फलना है, ढिमकाना है, जो भी हो। तो अब इस रूढ़िवाद शब्द के अनगिनत व्यवहार में सबसे पहला व्यवहार जो है हम पढ़ेंगे वो है स्वभावगत रूढ़िवाद। अब देखिए, स्वभावगत रूढ़िवाद जो है ये क्या है? ये इस बात को दर्शाता है कि आप जो हैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक के जो निर्धारित नियम है उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका जो स्वभाव है उसे आप वही रहने देंगे। यानी ये पारंपरिक समाज में जो नियम है उसमें परिवर्तन का विरोध का बात करती है। कौन? स्वभावगत रूढ़िवाद नाम से यह कि स्वभाव जो उसका जो है शुरू से नियम का वो वही रहेगा, उसमें आप कुछ फेरबदल, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप नियम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप उस नियम का विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर बलि प्रथा चल रही है तो बलि प्रथा का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये कौन है? यह है स्वभावगत रूढ़िवाद। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है परिस्थिति जन्य, यानी परिस्थिति के अनुसार अगर हम उसमें कुछ बदलाव करें, ठीक है। तो देखिए, ये जो रूढ़िवाद की जो ये विशिष्टता है, ठीक है, ये कहता है कि अगर परिस्थिति हो, परिस्थिति मतलब
ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के लोग धोती पहनते थे तो आज भी आप धोती ही पहनोगे। ज़माने के साथ जो है आपको बदलाव करना होगा। आज जो हमारे एज के जो नौजवान हैं वे जीन्स पैंट को अधिक जो है महत्व देते हैं। आज से अगर हम 60 साल 50 साल पीछे चले जाएं तो क्या जीन्स पैंट था? बिल्कुल नहीं था। और भी जो डेनिम वगैरह के जो कपड़े आते हैं क्या वो था? स्पोर्ट्स शूज़ क्या वगैरह थी? नहीं थी। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पुराने नियम थे धोती पहनने का जो नियम था वह नियम आज भी चलती जाए इस 21वीं सदी में, ऐसा नहीं है। यानी परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद, परिस्थिति के अनुसार नियमों में आप कुछ फेरबदल बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कपड़े पहनना ही बंद कर दें। पहले के ज़माने की जो लेडीज़ थी, औरतें थी, लड़के थे, वे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे, पूरे अपने शरीर को ढक कर रखते थे। लेकिन आज क्या है? आज कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे नियम को बदल दिया, आप पूरे सड़क पे जाके आप नंगे घूमने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार, ज़माने के अनुसार, लेकिन पूरे नियम को आप बदल नहीं सकते। ये क्या है? यह है परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद। अब जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे राजनीतिक रूढ़िवाद। देखिए सीधा समझ लीजिए, राजनीतिक रूढ़िवाद मतलब राजनीति के वो नियम है जिसके अतिवादी योजनाओं में सुधार योजनाओं का विरोध करते हैं। मतलब अगर कोई योजना है उसमें सरकार चाहती है कि हम इसमें कोई सुधार करें, तो जो राजनीतिक रूढ़िवादी हैं वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं, जो नियम चली आ रही है संविधान में, हमारे देश के जो नियम है उस नियम में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो नियम जो है वो चलती रहनी चाहिए। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है और भारत और रूस के बीच में दोस्ती है। अगर बाद में कोई सरकार चाहे कि नहीं, हम जो है पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे और रूस से हम दुश्मनी करेंगे, तो जो राजनीतिक रूढ़िवादी हैं वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं, भारत के डीएनए में ये है कि हमारा जो सबसे बढ़िया सबसे अच्छा दोस्त है वो रूस है, वो रशिया है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं राजनीतिक रूढ़िवाद। लेकिन परिस्थितिवश अगर हमें ये चीज़ें करनी पड़े, अगर परिस्थिति के अनुसार कल हमें रशिया से दुश्मनी मोड़ लेनी पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया, आपको बताया। लेकिन राजनीतिक रूढ़िवाद मतलब राजनीतिक के नियम के में परिवर्तन का जो विरोध करे। माने पॉलिटिक्स में जितने भी जो भी नियम है उसमें अगर सरकार परिवर्तन करना चाहे, जैसे कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, ठीक है। तो धारा 370 शुरू से लगी हुई थी, नेहरू के टाइम से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कश्मीर घाटी में। तो अभी सरकार ने क्या किया, उसको हटा दिया। तो कुछ लोग जो है इसके विरोध में उतर गए, तो वे क्या कहलाएंगे? वे राजनीतिक रूढ़िवाद कहलाएंगे। वो उस नियम का विरोध कर रहे हैं। किस नियम का? कि आपने 370 जो है आर्टिकल उसे क्यों हटाया, जो इम्प्लीमेंट में थी उसे आपने क्यों हटा दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जितनी भी पार्टियाँ, जितने भी लोग बढ़ चढ़कर 370 का विरोध में सामने आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो AIMIM के जो मुखिया हैं यानी असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, तो वे सभी लोग क्या कहलाएंगे? राजनीतिक रूढ़िवादी कहलाएंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो नियम में जो बदलाव हुए हैं वो इनका विरोध कर रहे थे, तो उसे कहते हैं राजनीतिक रूढ़िवाद। क्लियर है दोस्तों? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूढ़िवाद चारित्रिक विशेषताएं, यानी जो रूढ़िवाद है उसके चरित्र की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर है कि रूढ़िवाद के जो चारित्रिक विशेषता है वो यह है कि रूढ़िवाद विचारधारा जो है दोस्तों वो विरोध करता है किसका? परिवर्तन का। तो अब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिस पर रूढ़िवाद पूरा का पूरा निहित है, यानी रूढ़िवाद का बेसमेंट है। पूरा का पूरा रूढ़िवाद जो है अगर खड़ा है तो इस चीज़ों पर खड़ी है, इस विशेषताओं पर खड़ी है। तो वो कौन सी विशेषताएं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है इतिहास और परंपरा। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए इतिहास और परंपरा बहुत मायने रखती है। इतिहास तो रखता ही है। आपका वर्तमान कैसा है ये डिपेंड कर रहा था किस पर? आपके इतिहास पर। पहले आपने कितना मेहनत किया है उसी का फल आपको वर्तमान में और भविष्य में जो है वो मिलेगा। तो रूढ़िवाद में भी इतिहास और परंपरा का दोस्तों एक मतलब अगर बुनियाद कही जाए रूढ़िवाद का, तो वह बुनियाद क्या है? इतिहास और परंपरा है। इतिहास क्या कहता है रूढ़िवाद के बारे में? इसकी अनिवार्यता में कमी, यानी रूढ़िवाद लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि रूढ़िवाद जो है एकदम से सही है, इस बात का वो क्या करता है? बखान करता है। अब देखिए, इतिहास का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। तो हम जितने पीछे जाएंगे रूढ़िवादिता उतनी ही जो है वो ना वो गूढ़ होती जाएगी, यानी वो उतना मजबूत होती जाएगी, वो उतना स्थिर होती जाएगी। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग नियम को बहुत मानते थे, उसमें परिवर्तन का विरोध करते थे। तो अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से रूढ़िवाद को देखें तो इतिहास क्या है? इतिहास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूढ़िवाद के लिए।
इतिहास के मद्देनज़र हम ये कह सकते हैं कि जो नियम है उसमें परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो रूढ़िवाद के क्षेत्र में तो जो इतिहास है वो क्या है, एक बहुत ही अस्थायी रूढ़िवादी जोर है, यानी पूरा का पूरा रूढ़िवाद जो है वो टिका हुआ है उसके इतिहास पर। अब बात करेंगे परंपरा के बारे में। देखिए, रूढ़िवाद खड़ी है इतिहास के ऊपर और इतिहास जो है उसके नीचे है परंपरा, यानी परंपरा का जो ऊपर है वो इतिहास है, यूँ समझ लीजिए। परंपरा के ऊपर इतिहास और इतिहास के ऊपर रूढ़िवाद। पूरा का पूरा जो परंपरा है वह डिपेंड करता है और उसका बुनियाद है वो है इतिहास। आप जितने पीछे जाएंगे, यानी इतिहास में अब जितने घुसते जाएंगे, आपकी परंपरा जो है, ठीक है, उतनी मजबूत होती जाएगी। यहाँ पर यह कह रहा है कि रूढ़िवाद का एक केंद्रीय विषय इतिहास के बारे में है, यानी रूढ़िवाद पूरा का पूरा इतिहास पर डिपेंड करता है। परंपराओं की रक्षा, स्थापित रीति रिवाजों और संस्थानों को बनाए रखने की अपनी इच्छा, मतलब उसमें कोई फेरबदल ना हो, परंपरा में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानव अभिरुचि, पूर्वाग्रह और तर्क। देखिए, मानव अभिरुचि का ये मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है वो क्या है। क्या आप नियम में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या आप नियम में बदलाव करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो है ज़माने के साथ नियम में परिवर्तन हो, इसे कहते हैं मानव अभिरुचि। और पूर्वाग्रह का मतलब देखिए, पूर्वाग्रह और तर्क, ये दो चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। एक है तर्क। देखिए, दो किस्म के इंसान होते हैं, एक होता है कि कल्पना में जीने वाला, भविष्य में जीने वाला इंसान, ठीक है, पूर्वाग्रह, अरे ऐसा किए तो ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और एक होते तर्क वाला इंसान, ठीक है, जो इस बात पर अडिग रहता है कि मैं करके देखूंगा हो क्या रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट करके वो देखता है। और दूसरा व्यक्ति क्या पहले से ही वो सोच लेता है, ठीक है, कि ऐसा होगा। तो भैया, जब तक आप करके नहीं देखोगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे कि आपके इस कर्म का फल आपको क्या मिलेगा। दूसरा व्यक्ति बैठ के रहता है, सोचता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा तो फिर मेरे साथ ये हो जाएगा। तो तर्क और पूर्वाग्रह, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई है। और अभी का जो लोग हैं, अभी के जो मनुष्य हैं, ठीक है, उनकी आधार की जड़ें तर्क के मुकाबले पूर्वाग्रह से अधिक जुड़ी हुई है, यानी वे पूर्वाग्रह पर अधिक विश्वास कर रहे हैं, अपने कर्म पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने तर्क पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग तार्किक कम होते जा रहे हैं, ठीक है, लोग तर्क नहीं कर रहे हैं, लोग बस पूर्वानुमान कर रहे हैं, पूर्वाग्रह कर रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मानव अभिरुचि, पूर्वाग्रह और तर्क। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैविक समाज, स्वतंत्रता और समानता। और दोस्तों, जैविक समाज जो है ना, ये इसे आप यूँ समझ लीजिए कि एक समाज है और एक समाज में हर प्रकार के लोग रह रहे हैं, उसे ही कहते हैं जैविक समाज। उसमें रूढ़िवाद के समर्थक भी हैं और उसमें रूढ़िवाद का जो विरोध करते हैं वो भी है, उसे ही हम लोग कहते हैं जैविक समाज। यानी एक जैविक समाज जो बनता है वह सबों को लेकर बनता है। अब बात करें स्वतंत्रता की। देखिए, आज़ादी यानी स्वतंत्रता जो है, यहाँ पर रूढ़िवाद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। रूढ़िवाद में जो स्वतंत्रता का जो ये आधार है वो है क्या, इसको ध्यान से आप समझिएगा। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो एक नियम के तहत अपने माँ बाप की बात को सुनता है और मानता है। लेकिन जब वो 18-19 साल का हो जाता है तब माँ बाप, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं कि चलो भाई ठीक है, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम बाइक चला सकते हो, तुम फलना काम कर, तुम अपने इच्छा अनुसार जो भी करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्वतंत्रता। नियम तो उस पर अप्लाई था, ठीक है, परंपरा तो उस पर अप्लाई था, लेकिन कब तक, 18 साल तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हुआ, ठीक है, उसे जो है आज़ादी मिल गई। किन चीज़ों से, उन पारंपरिक नियमों से, उन पद्धतियों से जो उनके माता पिता द्वारा उन पर थोपे गए थे। और अब बात करते हैं समानता की। देखिए, हमारे जैविक समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, मार्क्सवादी भी है, उदारवादी भी है, समाजवादी है, रूढ़िवादी भी है। लेकिन सरकार क्या भेदभाव करती है? बिल्कुल नहीं। क्या हम भेदभाव करते हैं? नहीं। हो सकता है कि हम कहीं पर घूमने के लिए जाएं, हमारे टीम में एक मार्क्सवादी भी हो, एक उदारवादी भी हो, एक समाजवादी भी हो और एक रूढ़िवादी भी हो। अब अपना अपना विचार है वो ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। भारत में राष्ट्रवादी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, रूढ़िवादी भी है, उदारवादी भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या हम इसमें विरोध करते हैं? क्या सरकार ये कहती है कि मार्क्सवादियों को वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार ये कहती है कि रूढ़िवादियों को हम वोट नहीं देने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहती है।
आप चुनाव लड़ सकते हो, आप वोट दे सकते हो, आप एमएलए एमपी बन सकते हो। इसे कहते हैं समानता, यानी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं सभी एक ही सरकार के छत्र छाया में रहते हैं। आगे हम देखते हैं सत्ता और शक्ति। देखिए सत्ता क्या है, शक्ति क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण से सत्ता और शक्ति क्या है इसे यहाँ पर हमें समझना होगा। देखिए सत्ता और शक्ति रूढ़िवाद दृष्टिकोण में क्या है कि देखिए एक रूढ़िवादी के साथ सत्ता और शक्ति में बहुत समानता है। शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होता है, और यह एक वैध कार्य होगा जो इसे हासिल करेगा। ठीक है, देखिए हमारे जैविक समाज में हमें बने रहने के लिए सत्ता भी आवश्यक है और शक्ति भी आवश्यक है, और जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वे सत्ता और शक्ति को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं और जानते हैं, क्योंकि देखिए वे इस बात पर जोर देते हैं, वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर वे सत्ता में नहीं होंगे, अगर वे शक्ति उनके पास अगर नहीं होगी, तब क्या होगा कि अगर सरकार उस परंपरा में कोई भी चेंजेस कर रहा है, कोई भी परिवर्तन कर रहा है सरकार, तो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, 370 हट गया, ठीक है, कोई सबको इसका विरोध किया, लेकिन क्या इसे वापस ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया? क्या जो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसने भी इसका विरोध किया, क्या इसको फिर से लागू कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता और शक्ति दोनों नहीं है। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों पर भाजपा की जो है अधिक सीटें हैं, वहाँ पर विपक्ष की कोई सीटें है ही नहीं, इतनी कम है कि आप कोई कानून को चेंज नहीं कर सकते। किसी कानून का विरोध तो आप कर सकते हो मौखिक रूप से, लेकिन सरकार को आप इस पर प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि आप 370 को वापस लो, आप 35A को वापस लो। क्यों? क्योंकि आप तो भाई रूढ़िवादी हैं और आपके पास सत्ता और शक्ति दोनों ही नहीं है। तो इसलिए रूढ़िवादी इस चीज़ को भली भांति आपसे और हमसे बेहतर जानते हैं कि शक्ति और सत्ता का मतलब क्या होता है। वे इस बात को समझते हैं कि अगर उनके पास शक्ति होगी तो वे हर एक चीज़ का विरोध करेंगे, ठीक है, जो उनके नियम के तहत ना हो, जो उनके नियमावली में नहीं हो, जो उनके विचारधारा के खिलाफ हो। तो इसे ही कहते हैं सत्ता और शक्ति। उम्मीद है कि सत्ता और शक्ति को अगर एग्जाम में आए तो आप लिख देंगे। अब बात करेंगे संपत्ति और जीवन के बारे में। देखिए जितने भी रूढ़िवादी हैं वे इस बात को बहुत ही भली भांति मानते हैं कि संपत्ति का बहुत महत्व है। अगर आपके पास संपत्ति है यानी संपत्ति ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल, जिस इंसान के पास संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है, ज़मीन नहीं है, धन दौलत नहीं है, ठीक है, वो व्यक्ति असुरक्षित है। ऐसा मानना है किनका? रूढ़िवादियों का। ये मेरा मानना नहीं है, ये रूढ़िवादियों का मानना है। और अगर अभी के टाइम पे देखें दोस्तों, तो आप ये पाएंगे ही और देख ही सकते हैं आपकी संपत्ति का बहुत महत्व है। तो रूढ़िवादी इस तरीके से बिल्कुल सटीक है कि संपत्ति का बहुत महत्व है। संपत्ति ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है, आपके जीवन की गारंटी है। आप कैसा जीवन यापन व्यतीत करेंगे, आपका भविष्य कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपकी संपत्ति पर, आपके पास कितना वेल्थ है। संपत्ति का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, संपत्ति कुछ भी हो सकती है। आपका ज्ञान भी आपका संपत्ति है, ठीक है। आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान भी आपकी संपत्ति है। आपके पास अगर धन दौलत है वो भी संपत्ति है, गाड़ी है वो भी संपत्ति है, आपके पास ज़मीन है, घर बंगला है, पैसे हैं, वो भी आपकी एक संपत्ति है। तो संपत्ति जो है उसका बहुत महत्व है, यह कहना है रूढ़िवादियों का। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है धर्म और नैतिकता। देखिए धर्म और नैतिकता को एक रूढ़िवादी से अच्छा कौन समझ सकता है? हम और आप तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। रूढ़िवादियों का मानना है कि धर्म और नैतिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धर्म में जो नियम है शुरू से चलती आ रही है उसी नियम को रहने देना चाहिए। मैंने पहले ही बलि प्रथा का आपको एग्जाम्पल दिया है कि वे चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि बलि प्रथा में कोई बदलाव ना हो। तो जो एक रूढ़िवादी है वह कभी ये नहीं चाहेगा कि धर्म में कोई बदलाव हो। अगर कोई नियम, कोई पूजा पद्धति, कोई नियमावली चली आ रही है, ठीक है, कोई नियम चला रहा है, तो उस नियम में, उस धर्म के नियम में कोई बदलाव बिल्कुल ना हो। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि रूढ़िवाद वास्तव में धर्म और नैतिकता पर जोर देने वाली प्रमुख विचारधाराओं में अद्वितीय है। संप्रदाय की परवाह किए बिना हेलर और कॉलरिज सहित सभी रूढ़िवादियों ने रूढ़िवाद वास्तव में धर्म और नैतिकता पर जोर देने वाली प्रमुख विचारधाराओं में अद्वितीय है, इस पर जो है वो विचारधारा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रूढ़िवादी नैतिकता और विश्वास पर टिके हुए अच्छी तरह से स्थापित धर्म के समर्थन करते हैं, ताकि मनुष्य एक बार जब वे बड़ी कट्टरपंथिता से बाहर आते हैं तो असंतुलन का सामना करते हैं। यानी उनका कहना है कि लोग जब धर्म के नियम से, धर्म के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं
तो उनका जीवन जो है दोस्तों वो अलग हो जाता है, उनका जो जीवन है वो असंतुलित हो जाता है। यानी उनका यह कहना है कि हर एक व्यक्ति को धर्म से और नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। धर्म जो है, नैतिकता जो है वो आपको एक नियम में रखती है, आपको जो है असंतुलित होने से बचाती है, आपको बिगड़ने से वो रक्षा करती है। तो हर व्यक्ति को धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हर व्यक्ति को नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो दोस्तों ख़त्म होता है। यह चैप्टर उतना भी हार्ड था नहीं, काफ़ी ईजी है। तो आप इस चैप्टर को एक बार पढ़कर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट 6 नारीवादी। इस पर बहुत ही मज़ा आएगा। नारीवाद के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नारीवादी है क्या, नारीवाद है क्या, औरतों के बारे में क्या नियम है क्या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी। और चैनल में नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।